हेलो नमस्कार जोहार, कैसे हैं आप सभी। हमारे एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम चकाचक होंगे, है ना। और बिल्कुल अपनी पढ़ाई में मतलब आप व्यस्त होंगे और कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सी टेट सितंबर 2026, तो वहाँ साइंस बैकग्राउंड से, केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, हालांकि वो रैंडम, मतलब कि रैंडम ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन वो था कि ये स्पेसिफिक टॉपिक उठा करके हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे थे। हम कहीं से भी क्वेश्चंस ले रहे थे और सॉल्व कर रहे थे या फिर देख रहे थे। लेकिन हम आज आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड या फिर चैप्टर बेस्ड होगा। और जो चैप्टर हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं वो कौन सी है, वो है मैटर एंड इट्स स्टेट्स, है ना। पदार्थ या फिर उसकी पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। तो वही हमको आज शुरू करनी है, देखनी है। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा बोल सकती हूँ कि इसका पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस वही होंगे। क्वेश्चंस तो चेंज होते नहीं है ना। अगर आपने ये समझ लिया, जान लिया, तो आपके लिए जरूर जरूर है कि ये मतलब कंफर्मली आपके लिए हेल्पफुल ही होंगे, आपके लिए काम आएंगे एग्जाम में। सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, और आगामी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी जरूर आपके लिए काम आएंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, ओके। तो ये हमारा एकेडमिक के उसके लिए फ्रंट पेज हो गया। उसके बाद ये रहा सेकंड पेज। इसमें दिया हुआ है कि साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड मैटर एट इट्स स्टेट्स, यानी कि पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ये रहा आपके लिए आपका पहला सवाल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए है गैस, ऑप्शन नंबर बी है द्रव, ऑप्शन नंबर सी है ठोस, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, प्लाज्मा, है ना। तो क्या होता है कि पदार्थ पदार्थ होती है, वो उसकी तीन अवस्थाएं होती है। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, और तीसरा क्या होता है, गैस, है ना। तो ठोस, द्रव और गैस, तो इसमें भी पदार्थों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, वो मैटर के अकॉर्डिंग उसमें निहित रहता है या फिर होता है, ऐसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ठोस, ठोस क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है इसका, ठीक है। तो ठोस में क्या होता है, इनमें पदार्थों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा पाया जाता है। पदार्थ मतलब क्या होता है कि ठोस होते हैं तो इनमें इनके जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो कण होते हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम पाया जाता है, मतलब कि बहुत सघनता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्शन फोर्स या फिर आकर्षण बल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ठोस में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। उसके बाद दूसरी अवस्था कौन सी होती है, दूसरी अवस्था होती है द्रव। द्रव में क्या होता है कि ठोस की अपेक्षा अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम पाया जाता है। इसमें पार्टिकल्स उसकी अपेक्षा थोड़े से दूर रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनका ये क्या होते हैं, इनको जहां भी जिस अवस्था में भी डालो, फॉर एग्जांपल लिक्विड में तो पानी आ जाएगा, अब जिस अवस्था में इसको ढालना चाहो उस अवस्था में ढल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास में, ठीक है, ग्लास अब उसका शेप जैसा भी हो, उसमें आप पानी डालोगे, उसको रखोगे, तो क्या होगा कि उसके अनुसार वो उसका रूप ले लेता है, ठीक है। अब तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होता है गैस। गैस क्या होता है, अब गैस में क्या होगा, ये हवा, इतना तो पता है आपको। अब गैस में इन दोनों की अपेक्षा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। अब दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा कि इनमें दूर दूर रहेंगे तो इनमें गमन या फिर गति बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस देखो कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है या फिर सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया पेन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है या सर्वाधिक होता है। जैसे मैंने क्या बोला, ठोस पदार्थ, उनमें क्या होगा, सबसे ज्यादा आकर्षण बल पाया जाएगा। उसके बाद उससे कम किसमें होगा, लिक्विड में। उससे कम किसमें होगा, गैस में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आकर्षण बल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस। इतना क्लियर है, होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बताता है कि किसी पदार्थ का आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। वह पदार्थ किस अवस्था में होगा। ध्यान से पढ़िएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों सॉरी एक शिक्षक विद्यार्थियों को बताता है कि किसी पदार्थ का आकार निश्चित नहीं है लेकिन उसका आयतन निश्चित है। वह पदार्थ किस अवस्था में होगा।
पदार्थ का आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठोस में क्या होता है, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव की अवस्था के लिए ये बोल रहा है स्पेशली कि इसका क्या होगा, आकार निश्चित नहीं होगा लेकिन इसका आयतन निश्चित होगा। एग्जाम्पल के लिए वही है, आप लिक्विड फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर ही ले लो, उसको आप वाटर बॉटल ले लो या फिर ग्लास ले लो या कटोरी ले लो या फिर कोई सा भी ऐसा बर्तन हो या फिर किसी में भी आप उसको ट्रांसफर करते हो या फिर डालते हो, तो उस बर्तन का या फिर जो भी मटेरियल में आप उसको डाल रहे हो उसका शेप जैसा होगा, पानी अपना आकार वैसे ही कर लेता है। तो वही है कि आकार उसका निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, मतलब कि वो जिस रूप में जो चीज आप यूज कर रहे हो आप उसको डालने के लिए वो उसी के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, वह पदार्थ किस अवस्था में होगा, तो ऑफकोर्स वो पदार्थ किस अवस्था में होगा, वो द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गैसों का प्रसार यानी कि डिफ्यूजन ठोसों की अपेक्षा अधिक तीव्र क्यों होता है? गैसों का प्रसार जो है या डिफ्यूजन या फिर फैलाव बोल सकते हैं ना, ठोसों की अपेक्षा अधिक तीव्र या फिर तेज क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए है गैसों का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी है गैसों के कणों के बीच दूरी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी है गैसों का रंग हल्का होता है। या ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, गैसों का द्रव्यमान कम होता है। यहाँ पे देखिए, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, वही चीज सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो गैसों का प्रसार ठोसों की अपेक्षा तीव्र क्यों होता है? पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है, इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, है ना, इनका शेप निश्चित होता है और इनके मतलब पार्टिकल्स नजदीक होते हैं तो इनमें आवागमन बहुत मतलब कम होता है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, द्रव। तो ठोस की अपेक्षा द्रव में क्या होता है कि इनमें पार्टिकल्स थोड़े से दूर रहते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। उनका उनको आप जिस बर्तन में या फिर ग्लास हो गया या किसी में भी आप उनको ट्रांसफर करोगे लिक्विड को, तो वो उसके अनुसार अपना रूप ले लेते हैं। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है गैस। अब गैस में क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे। अब दूर दूर होंगे तो गमन इनमें आसानी से हो जाएगा। चलिए अच्छा एग्जांपल से नॉर्मली समझ लेते हैं ना। ये हो गया ठोस के लिए, ठीक है। इनमें पार्टिकल मान के चलिए बहुत ज्यादा सघनता से जुड़े रहते हैं, नजदीक रहते हैं, इनका शेप एकदम फिक्स होता है। क्यूब हो गया या फिर कोई भी ऐसे हार्ड मटेरियल बोल सकते हैं या ठोस वस्तुएं, वो क्या होती है, वो ठोस होती हैं और इनमें पार्टिकल्स या फिर कण बहुत ज्यादा नजदीकी से जुड़े रहते हैं, पास पास जुड़े रहते हैं और इसलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये ठोस की स्थिति हो जाती है, ये इनका एक निश्चित आकार होता है। उसके बाद द्रव हो गया। अब मान के चलिए आप द्रव, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स थोड़े से इसकी अपेक्षा दूर दूर पाए जाते हैं, कण। उसके बाद लास्ट में आता है गैस। गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर पाए जाते हैं, मतलब इतने दूर होते हैं कि ये आसानी से गमन कर सकते हैं या गति कर सकते हैं। तो गैसों का प्रसार ठोसों की अपेक्षा अधिक तीव्र क्यों होता है? क्यों इसलिए होता है, मतलब इसलिए होता है क्योंकि इनमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर पाए जाते हैं, दूर दूर पाए जाएंगे तो ऑब्वियस है कि इनमें गति या फिर गमन आसानी से होगा या फिर बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस के कणों के बीच दूरी अधिक होती है, इसलिए गैसों का प्रसार ठोसों की अपेक्षा तेज या फिर तीव्र होता है। इतना क्लियर हुआ होना चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे आ गए आपके सही जोड़ी के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दो फॉर्म दिए गए हैं, एक प्रक्रिया है और दूसरा अवस्था परिवर्तन। क्या किस अवस्था में क्या होता है वो देखा जाएगा, ठीक है। प्रक्रिया क्या होगी और अवस्था परिवर्तन क्या होगी। तो यहाँ पे पी दिया हुआ है गलन यानी कि मेल्टिंग। इसमें अवस्था परिवर्तन में क्या होता है, ठोस से ये द्रव में कन्वर्ट होता है। अगेन मैं वही बोलूंगी कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब तीनों सीक्वेंस में अगर होंगी, पहले ठोस होगा, ठोस से वो द्रव में कन्वर्ट होगा, द्रव से फिर उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऐसे सीक्वेंस में चलती है। तो गलन में क्या होता है कि ठोस से द्रव को द्रव में कन्वर्ट करना यानी कि मेल्ट करना, तो सही चीज बोल रहा है कि गलन में क्या होता है, ठोस से चीजें द्रव में कन्वर्ट होती हैं, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यह कंडीशन बिल्कुल सही बैठ रहा है।
गलन के लिए, मेल्टिंग के लिए, तो बिल्कुल सही है, ठोस से द्रव में चेंज होता है। उसके बाद क्यू में क्या बोला है, संघनन यानी कि कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, गैस से ये द्रव में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल ये भी सही है, गैस से द्रव में मतलब संघनित होकर के, एकत्रित होकर के, जैसे भाप से क्या होता है, वो पानी में उसकी पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। तो वो ये भी सही बोल रहा है, तो संघनन या फिर कंडेंसेशन, इसकी भी कंडीशन बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आर नंबर क्या बोल रहा है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, इसमें ठोस से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ ये भी सही है, ठोस से गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है, नॉर्मली तीन स्टेप्स होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ठोस से एक इसमें सीधा गैस में कन्वर्ट होगा, बीच वाला जो एरिया होता है ना, या फिर बीच का जो प्रोसीजर होगा लिक्विड में कन्वर्ट होने की स्थिति, तो वो स्किप करके ये सीधा ठोस से गैस में छलांग मार देता है, मतलब ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। और इसके विपरीत गैस से ठोस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है, अच्छा ये भी तो सही है ना। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, केवल पी और क्यू, और बी में क्या बोला है, केवल क्यू और आर, और सी में क्या बोला है, केवल पी और आर, और डी में क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर, है ना। एक मिनट, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल पी क्यू, केवल क्यू और आर, फिर सी में क्या बोला है, केवल पी और आर, और डी में क्या बोला है, पी क्यू और आर। तो देखिए यहाँ पे हमारे तीनों कंडीशंस, तीनों अवस्थाएं या तीनों प्रक्रियाएं बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, सही है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें, इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी क्यू और आर तीनों एक दूसरे को मतलब सही बोल रहे हैं या फिर जस्टिफाई करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। इतना क्लियर है, मतलब ये तीनों केस या फिर कंडीशंस बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि, गर्मियों में लोग सूती कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं, ये देखना है। ऑप्शन नंबर ए है वे भारी होते हैं, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है वे वाष्पीकरण को बढ़ावा देते हैं, हाँ ऐसा तो है। ऑप्शन नंबर सी है वे ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा तो उत्पन्न नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी है वे जलरोधी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है कि भाप बन के उड़ जाना, वाटर या फिर उसके जो भी स्ट्रेसेस रहते हैं वो भाप के रूप में उड़ जाते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण का मतलब होता है। तो इसमें क्या होगा, गर्मियों में लोग सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं क्यों, क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण को बढ़ावा देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनते हैं लोग, और गर्मी से अगर वो जैसे पंखे वंखे के नीचे आएंगे तो क्या होता है कि आप पंखा ऑन करोगे तो फिर आपके सूती कपड़े पहने रहोगे, फिर हवा आपके ऊपर कांटेक्ट में आएगी, उसके बाद आपको क्या होता है कि जब पसीना आपका सूखता है तो आपको एक ठंडक मिलती है ना, तो वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे होती है, ऐसे बोल सकते हैं। हवा के कांटेक्ट में आप आते हैं तो उसके थ्रू जो भी पसीने रहते हैं या फिर पानी के जो स्ट्रेसेस रहते हैं वो भाप के रूप में उड़ जाते हैं और आपको ठंडक मिलती है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी होगा, वे वाष्पीकरण को बढ़ावा देते हैं। नॉर्मली अच्छा और एक एग्जांपल समझिए कि गर्मी के दिनों में और ठंडे के दिनों में इन दोनों की मतलब इन दोनों मौसम की हम तुलना करें तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी के मौसम में धूप बहुत ज्यादा होती है, और उस समय की गर्मी के मौसम की वायु में क्या होता है कि नमी बहुत कम होती है, और बरसात नहीं, ठंड के दिनों में उसमें हवा में क्या होती है, नमी बहुत ज्यादा होती है। तो इस समय इन दोनों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय हवा में नमी कम होती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे तीन कथन दिए गए हैं और देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। पहला बोल रहा है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, हाँ होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, हाँ ये भी होता है। पदार्थ के कण स्थिर रहते हैं, ये तो गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, वही अगेन बोल रही हूँ, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और छोटी पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं।
ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा बोल रहा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि तीन अवस्थाएं तो होती है और तीनों में गैप होते हैं। बस अवस्था इतनी ये रहती है कि किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी होता है। अब ठोस ले लीजिए या द्रव ले लीजिए या फिर गैस ले लीजिए, ठोस में ज्यादा नजदीक होते हैं, द्रव में उसकी अपेक्षा थोड़े से कम होते हैं और गैस में बहुत ज्यादा इसमें गैप पाया जाता है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अब तीसरा क्या बोला है, पदार्थ के कण स्थिर रहते हैं, ये तो स्टेटमेंट गलत है, पदार्थ के कण स्थिर नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप गैस ही ले लीजिए, गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहते हैं तो उनमें गमन तो होगा ही, गति तो होगा, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के तो जाएंगे ही। तो इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा कि पदार्थ के कण स्थिर रहते हैं, ये हो जाएगा गलत आपका। ठीक है, अब सही विकल्प देखिए। ऑप्शन नंबर ये ए बोल रहा है कि केवल एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है केवल दो और तीन सही है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है केवल एक और तीन सही है और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है एक दो और तीन तीनों सही है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इसमें कौन कहाँ पे ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, इसका ऑप्शन अवेलेबल है ए में। ठीक है, केवल एक और दो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक और दो। ठीक है, केवल एक और दो, इतना हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होती है। ए है ठोस पानी, बी क्या बोल रहा है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, सी क्या बोल रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और डी क्या बोल रहा है ठोस अमोनिया, है ना। तो शुष्क बर्फ क्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। शुष्क बर्फ क्या होती है, वो होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली जो होता है ना ठोस ये जो CO2 मतलब शुष्क बर्फ, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, ये एक प्रकार के उद्वपातन या फिर सब्लिमेशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि ठोस अवस्था से सीधा किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। उद्वपातन या फिर सब्लिमेशन रिएक्शन में भी क्या होता है कि वो ठोस अवस्था से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। तो शुष्क बर्फ भी वही है, ये ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में चेंज नहीं होती है। और इसका यूज हम जैसे फॉग इफेक्ट वगैरह रहता है इन सब में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, गर्म जलने की अपेक्षा भाप यानी कि स्टीम से हाथ अधिक जलता है, क्यों। ऑप्शन नंबर ए है भाप में उच्च तापमान होता है। ऑप्शन नंबर बी है भाप गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ग्रहण करती है या कर लेती है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है भाप में अधिक दबाव होता है। या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भाप गैस है जो तेजी से फैलती है। ठीक है, तो गर्म जलने की अपेक्षा भाप से अधिक जलता है। आप लोग भी नॉर्मली ध्यान दिए होंगे, है ना, कि नॉर्मली आग वाग के कांटेक्ट में अगर आपका हाथ वाथ आ जाता है तो उससे थोड़ा सा कम जलता है एज कंपेरिजन टू भाप। अगर आप खाना बनाते होंगे या फिर कुछ भी बनाते होंगे तो उस समय आपने ये अनुभव जरूर किया होगा कि भाप उससे जो जलन होती है ना बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका आंसर होगा भाप गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ग्रहण कर लेती है। उसमें निहित जो होती है गुप्त ऊष्मा पहले से अवेलेबल रहती है, तो वो एक्टिव रहती है और एक्टिव हो जाती है उस स्थिति में। इसलिए भाप या फिर गुप्त ऊष्मा जो होती है वो या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ग्रहण कर लेती है। तो इसका कारण वही है, गर्म जलने की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, तापमान को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है ना। ऑप्शन नंबर ए है के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, बी बोल रहा है के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस 273, सी बोल रहा है के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 100, डी बोल रहा है के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। तो इसमें होगा आपका आंसर नंबर 1। इसके थ्रू हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कमरे का तापमान कितना 25 डिग्री सेल्सियस है, एग्जाम्पल से इसको एक समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अब
फॉर्मूला से समझते हैं। मानकर चलिए कमरे का तापमान कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ नहीं करना है, बस वो जो 25 डिग्री सेल्सियस है उसकी जो वैल्यू हमको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पे पुट करना है और 273 जो केल्विन है उसके साथ इसको एड ऑन कर देना है। ओके, तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। इसमें कन्वर्ट करना था हमको केल्विन में, तो तापमान को सेल्सियस में कन्वर्ट, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो ऑप्शन नंबर ए है के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे दिए गए पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल या फिर अट्रैक्टिव फोर्स के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है, जल, वायु, चीनी। ये भी वही चीज है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। बार बार ये चीजें रिपीट हो रही है, उन्हीं से रिलेटेड। ओके, तो जल क्या है? लिक्विड है। वायु क्या है? गैस है। चीनी क्या है? एक ठोस पदार्थ है। तो अब आपको इतना, मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब समझ में आ गया होगा कि ठोस में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा पाया जाता है, उससे कम किसमें पाया जाता है? लिक्विड में, और उससे कम किसमें पाया जाता है? गैस में। तो यहाँ पे इसको क्रमवार जमाना है ना। तो बढ़ते क्रम में लेके चलना है। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटी, यानी कि जिसमें फोर्स अट्रैक्शन कम होगा, पहले उनको रखना है, फिर उससे ज्यादा है उसको रखेंगे, फिर सबसे ज्यादा जिसमें होगा उसको रखेंगे। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, जल, फिर वायु, फिर चीनी। और बी नंबर में क्या बोल रहा है? वायु, जल, चीनी। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? चीनी, जल, वायु। या ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? वायु, फिर चीनी, फिर जल। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले हमको किसको रखना है? जिनमें गैसों का प्रसार ज्यादा होता हो, या फिर जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि गैस या फिर वायु, गैस या फिर वायु वही चीज है। तो इनमें क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि आकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स कहाँ, कितने दूर दूर होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें जो गमन बहुत ज्यादा आसानी से हो जाता है, अच्छे से गति कर पाते हैं। ठीक है, और बहुत कम समय में या फिर बहुत तीव्र गति से इनमें प्रसार होता है। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे? सबसे पहले हम रखेंगे वायु को। ठीक है, अब वायु हो गया। वायु के बाद अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा? वायु के बाद कौन सी चीज आएगी? उसके बाद आएगी लिक्विड। हमारी लिक्विड क्या है? जल है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास ही ले लो, ग्लास में आप पानी रखोगे, आप उसको जिस शेप में ढालना चाहो ढाल सकते हो। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? जल। इनमें वायु की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स या फिर अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। उसके बाद तीसरा क्या होगा? चीनी, है ना। चीनी क्या होती है? ठोस होती है। अब इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, एक शेप पार्टिकल्स नजदीक रहते हैं, तो इनमें क्या होता है? स्पेसिफिक शेप का निर्माण होता है और इनमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें तीसरा नंबर पे क्या होगा? चीनी। तो यहाँ, सॉरी, समझ जाइए, है ना। तो ये ऑप्शन हमको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। ओके, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? वायु है, फिर जल है, फिर चीनी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। इतना क्लियर हुआ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच अंतरा अणु या फिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होता है? किनमें सबसे ज्यादा बल पाया जाता है? पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, बस क्वेश्चन देने का तरीका अलग है। ऑप्शन नंबर ए है गैस, ऑप्शन नंबर बी है द्रव, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है ठोस या फिर सॉलिड। ठीक है, तो पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच अंतरा अणु बल सबसे ज्यादा अधिक होता है? ये क्लियर होना चाहिए कि ठोस, इनमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं, इनका निश्चित आकार होता है, तो सबसे ज्यादा फोर्स के साथ यही जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, ठोस। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वो क्या कहलाती है?
वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था में चेंज हुए बिना वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका है या बता चुकी हूँ। पहला है वाष्पीकरण या फिर इवेपोरेशन, बी क्या बोल रहा है कंडेंसेशन यानी कि संघनन, सी बोल रहा है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, या डी बोल रहा है मेल्टिंग या फिर गलन। तो क्या बोल रहा है कि वह पदार्थ वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ ठोस रहेगा वो ठोस, द्रव और गैस। तो ये क्या करेगा, ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट होगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ठोस से डायरेक्ट द्रव में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ठीक है, इसमें लिक्विड वाला ये जो एरिया है या मतलब इस अवस्था में चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ठीक है, और गैस से ठोस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को बोला जाता है निक्षेपण। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। इतना क्लियर हुआ? हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? द्रव से गैस में परिवर्तित होने की स्थिति को हम क्या बोलेंगे? ए गलन यानी कि मेल्टिंग, बी संघनन, सी वाष्पीकरण, डी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो गैस से द्रव में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया, अब लिक्विड से गैस में यानी कि हवा में उड़ जाएगी, इसको भी मैंने बता चुका है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे, है ना। और गैस से द्रव में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संघनन। गैस से द्रव में कन्वर्ट होगा उसको संघनन बोलेंगे, और द्रव से गैस में कन्वर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। और ठोस से द्रव में कन्वर्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? गलन। ठीक है, और ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन तो अभी बताई कि ठोस से सीधा वो गैस में कन्वर्ट होता है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। ठीक, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए है घटती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है, या ऑप्शन नंबर डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा हमारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। देखिए, किसी पदार्थ को गर्म करने पर, अब नॉर्मली आप उसको टेम्परेचर दोगे तो उसमें गति तो बढ़ेगी ही, है ना। कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी ही रन कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो तो उसकी स्पीड तो मेंटेन रहती है या फिर बढ़ती है। आप उसको स्पीड दोगे, प्रेशर दोगे तो वो तो बढ़ेगी ही। वैसे ही बोला है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब उसको प्रेशर दोगे आप, टेम्परेचर दोगे तो क्या करेगा? वो बढ़ेगा ही। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको ये बिल्कुल पसंद आए होंगे और आपके लिए आगे ये हेल्पफुल भी होंगे। जरूरी है और कंफर्मली ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे ही। और इसी प्रकार से आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। और इसी प्रकार से आपको और भी कंटेंट्स देखने को मिलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो सिर्फ इस सब्जेक्ट के नहीं और अदर सब्जेक्ट्स के भी क्लासेस हमारे चैनल पे होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।